टू डू शो कैसे होता था? तो एक बटन होता था, ये पहले टेक्स्ट बॉक्स होता था जिसमें टास्क मेंशन करते थे, दूसरा डेट लेते थे, और तीसरा एक बटन लेते थे। अच्छा, ट्राई करना इस बटन में रिएक्ट से आइकन लगाने के लिए सिखाए थे ना, आइकन्स लगा लेना, अदरवाइज तुम लोग लिख दोगे एड, वो अच्छा नहीं लगा, आइकन्स लगा लेना। लिख के तो कर ही सकता है, आइकन लगाने के लिए भी सिखा ही रखे, तो आइकन लगा लेना, सिखा रखे है ना, आइकन लगा सकते हो। उसके बाद जब इस ऐड बटन पे क्लिक करें तो जो कंटेंट होगा हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे उसमें होता था। हाँ, एक आईडी भी ऐड कर देना तो आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा, टास्क, डेट वाइज, और यहाँ पे एक डिलीट बटन आता है। डिलीट बटन के लिए भी आइकन लगा लेना, आइकन से मिल जाएगा, वहां पे आइकन लगा लेना। जब इस पे क्लिक करेंगे जो काम होता था वही होगा। इसके लिए क्या करना, एक जो मेरा मेन JSX था उस पे बताए थे कि लोड कम रखना है, मेन JSX पे लोड कम रखना है, तो क्या करते थे हम लोग, जो टास्क था मेरे पास उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते थे, यही होता था ना। तो क्या करना, डिस्प्ले के लिए एक बना लेना, जो एक जो इन सब डेटा को कहीं पे सेव तो करना पड़ेगा। पिछली बार डेटा को सेव कहाँ पे करके रखे थे, लोकल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में कर रहे थे। अभी लोकल स्टोरेज में नहीं करेंगे, होगा तो कर सकते हो लोकल स्टोरेज में। अभी फिलहाल क्या करना, एक बना लेंगे हम लोग एरे, एरे में डेटा ऐड कर, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा एरे में ऐड हो जाएगा, और जब प्रिंट करना होगा तो एरे से प्रिंट कर देंगे एक एक करके डेटा। अभी हम प्रिंट करने के लिए सिखा देंगे एरे से क्या होगा, मतलब इसमें से कुछ पार्ट करके दिखा देंगे, बाकी को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि छोड़ देंगे तो पूरा तो नहीं कर पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे कैसे होगा। यहाँ पे एरे में डेटा जाएगा और उससे रिट्राइव करेंगे, तो ये एरे को हम मेन कंपोनेंट पे रखेंगे जो मेन JSX था, और पास कर दिया करेंगे इसको चाइल्ड के तरफ, प्रॉप्स के थ्रू, प्रॉप्स पढ़े थे, प्रॉप्स में चाइल्ड के थ्रू पास कर देंगे हम ये एरे को, और एरे में से एक एक करके रीड करके कंटेंट को प्रिंट कर लेगा, और शायद ये करने आता है तुमको, एरे से एक एक करके कंटेंट को रीड करके प्रिंट करना होगा तो ये कर सकते हो। मैप फंक्शन सिखाए थे कि मैप फंक्शंस के थ्रू कैसे, एरे है हमारे पास तो एरे में से डेटा को रीड करेंगे और उसके बदले एलिमेंट्स रिटर्न कर देंगे HTML का, वो कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। तो डिस्प्ले का शायद कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। रहा ऐड और डिलीट का, तो डिलीट बाद में देखेंगे, पहले ऐड का देख लेना। जो कंटेंट होगा इन दोनों में क्या है, ये दोनों इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स के कंटेंट को ट्रैक करने के लिए आता है, कल ही किए थे हम लोग। जो भी उसमें डेटा होगा उसको ट्रैक करके क्या करेंगे, इसको भी यूज स्टेट में रख लेंगे, अभी यूज स्टेट में रखेंगे, बाद में इसको कैसे हैंडल करना है वो बताएंगे। यूज स्टेट में रख लेंगे, दोनों का कंटेंट हमारे पास होगा, और जैसे हम इस ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो इस एरे में उस डेटा को ऐड कर लेंगे एज ऑब्जेक्ट्स, हो जाएगा। समझ आया क्या करना है? जैसे इस पे क्लिक करेंगे इन दोनों में से डेटा तो पहले ही ट्रैक कर लेंगे, ऑन चेंज इनपुट पे ट्रैक करके हम यूज स्टेट में रख ले, और उन दोनों डेटा को जैसे इस ऐड पे क्लिक करेंगे इस एरे में डाल देंगे, ये एरे खुद यूज स्टेट होगा। तो टोटल यहाँ पे 3 यूज स्टेट को यूज करोगे तुम लोग, एक जो टोटल डेटा, टोटल आइटम्स को होल्ड करके रखेगा, एक टास्क को जब चेंज होगा तो इसको हैंडल करना है, दूसरा डेट के लिए, टोटल 3 यूज स्टेट को यूज करेंगे, और प्रॉप्स का काम होगा, और इवेंट हैंडलिंग, ये तीनों टॉपिक्स हम लोग पढ़े हुए हैं। इवेंट को कैसे मैनेज करना है, प्रॉप्स कैसे पास करना है, और देन हम लोग डेटा को कैसे यूज स्टेट के थ्रू मैनेज करेंगे, डायनेमिक डेटा को, और ये तीनों टॉपिक्स पर हैं, उन तीनों को मिला के बन जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। ये शो कर दे क्या कि पेरेंट के पास कोई डेटा है तो उस चाइल्ड के पास कैसे जाके प्रिंट करेंगे, या कर लोगे वो भी? तो हम नेक्स्ट टॉपिक यूज इफेक्ट है उस पे चले जाएंगे, फिर उसका कहानी बदल जाएगा। अभी जितना चीज बताया उसमें से कुछ मुझे बताना है, एक्सप्लेन करना है, करके दिखाना है। टू डू में वही काम करने वाले, तो उसमें से कुछ करके दिखा दे या रहने दे, पूरा की उसमें से थोड़ा पार्ट करके दिखाए तो क्या करके दिखा दे? बोलते ही नहीं हो, अरे बोलो क्या करके दिखा दे, तो इसमें शर्माने वाला क्या बात है? जो लग रहा है तुम्हें कि हार्ड लगेगा वो करके हम दिखा देते हैं उस पार्ट को।
एरे में डेटा स्टोर करना है। हम सिंपल डेटा स्टोर कर देते हैं, उसको एज ए ऑब्जेक्ट तुम लोग कर लेना। इसी प्रोग्राम्स में दिखा देते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जब ऑन चेंज पे हम यहाँ पे डेटा को हैंडल किए थे, ठीक है, इसी को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब हम क्या करें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स को हटा दे रहे हैं। इसी में सपोज करते हैं कि ऑन क्लिक पे हम डेटा को ऐड करने वाले हैं, जो भी इसमें डेटा होगा उसको ऐड कर लें। तो CSS तो लिख सकते हो, CSS लिखने के लिए हम सिखा रखे हैं। थोड़ा CSS भी लिखना जब तुम लोग करोगे, तो हम यहाँ पे CSS नहीं लिख रहे हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स बटन हटा दे रहे हैं, एक ही बटन रख रहे हैं, ऑन क्लिक बोले इसको खाली करो तुम, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे ऊपर में किसको हैंडल किए थे, हैंडल, ये तो वैल्यू हम लोग टारगेट कर लिए थे, ठीक है। ये डेटा टारगेट था, एक काउंट की अभी नीड नहीं। मान लो कि एक एरे बना लेते हैं। एरे को यहाँ वहाँ जहाँ पास करना है कर सकते हैं। तो कांस्टेंट, बिकॉज ये रीरेंडर हो जाता है तो फिर चेंज हो जाता है, तो हमेशा कांस्टेंट बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइटम्स के नाम से बना लेते हैं। नॉर्मल एरे बन चुका है, ठीक है। ये मेरा मेन होगा, इसी में डेटा ऐड करेंगे, नहीं करेंगे प्रिंट, अभी नहीं करेंगे, बस हम इसको प्रिंट करते रहेंगे कंसोल पे। डेटा कैसे प्रिंट करना है, मैप के थ्रू बता रखे थे कि एरे अगर मिल गया तुमको, तो एरे में से एक एक करके डेटा कैसे रिट्राइव करके प्रिंट करोगे, शायद स्टार्टिंग में ही सिखा दिए थे। वही चीज यहाँ पर भी करना। तो ये हो चुका है। जैसे हम यहाँ पे एक बटन दिए, इस बटन पे क्लिक करेंगे ऐड, तो इस इनपुट बॉक्स में जो डेटा होगा वो ऐड हो जाएगा। अभी काउंट हटा दे रहे हैं यहाँ से, इसको रन कर लेते हैं। ये कोड समझ आ रहा है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक यूज स्टेट ले लिया है, जो इसको इनपुट में जो डाटा चेंज हो, ऑन चेंज पे इसको हैंडल करके हम सेट करते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जगह ये भी लिखा देखोगे, वैल्यू। अच्छा, वैल्यू एट्रीब्यूट्स का क्या काम होता था, जो कंटेंट है उस कंटेंट में हम डाल सकते हैं कोई भी डेटा। तो सपोज करो कि वैल्यू एट्रीब्यूट से हम लोग यहाँ पे कोई डेटा डाल दिए, वैल्यू एट्रीब्यूट था ना इनपुट में, तो वैल्यू वहां पे डायरेक्ट शो होता था। पहले तो इसको अभी रन कर लेते हैं। नाम क्या रखे थे इसका, बुक्स, हाँ लिख रहे हैं। वैल्यू का काम समझ आ रहा है ना, यही था ना, पहले भी किए हुए थे। फिलहाल यहाँ पे हम वो वैल्यू नहीं देना चाहते, हम क्या सोच रहे हैं, जो इनपुट बॉक्स में डेटा होगा वो डाल देंगे। इनपुट बॉक्स में अभी 0 डाल दिए थे बाय डिफॉल्ट, 0 नहीं ब्लैंक स्ट्रिंग डाल देते हैं खाली, और बोलते हैं कि यहाँ पे वैल्यू में तुम क्या करो, वो वैल्यू जो उसमें अभी डेटा है वही रख लो, तो वो मिलेगा मुझे इनपुट डेटा। अभी तो खाली था, खाली होगा, और जैसे ही डेटा देंगे ये चेंज होगा तो फिर उसी में रख लेंगे। कभी कभी रिफ्रेश होने के बाद वहां पे डेटा दिखेगा नहीं, तो इसीलिए वैल्यू के थ्रू हम लोग टारगेट्स कर लेते हैं। अभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें जो डेटा चेंज हो रहा है फिर से उसी में रख दे रहा है, ओके। कभी कभी बार बार अगर रिफ्रेश हो गया ना, किसी और बटन, बाकी बटन भी देंगे तो उस पर भी रीरेंडर हो जाएगा। अभी तो वैसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता कि रीरेंडर होता तो पुराना वाला डेटा गायब हो जाएगा। 2 इनपुट बॉक्स लोगे तो गायब हो जाएगा, एक में लिखोगे अगर इस तरीके से हैंडल नहीं करोगे तो दूसरे में से गायब होगा, बिकॉज रीपेंट करते समय तो शुरू से आ जाता होगा, शुरू में तो वैल्यू खाली था तो खाली कर देते, इसीलिए इस तरीके से करते हैं कि जो चेंज कर रखे हैं वो हो जाए। वैसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब इस डेटा को हम क्या चाहेंगे, इस एरे में ऐड करना। तो यहाँ पे फंक्शंस बनाने के बजाय डायरेक्ट ऊपर ही बना लेते हैं, बाद में पास कर देंगे। एक फंक्शंस बना लेते हैं ऑन ऐड, कांस्टेंट ही हमेशा ट्राई करना बनाने का। ऑन ऐड इक्वल टू एरो फंक्शंस बना लेते हैं। ऑन ऐड का रेफरेंस पास कर दिए, जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे ये काम होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो। काम क्या है मेरा,
कि जो भी इस इनपुट बॉक्स में उस टाइम पे डेटा होगा, उस डेटा को क्या करना है, इस आइटम में डाल देना। आईडी के साथ डालना है तो हम आईडी के साथ डाल देते हैं और करते क्या है, एक नया कौन एक टास्क बना लेते हैं, मान लो, ठीक है। नया टास्क है तो नाम देने के लिए न्यू टास्क रख लेते हैं, बेटर रहेगा। न्यू टास्क बना लिया और एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। उस ऑब्जेक्ट में मुझे आईडी चाहिए, आईडी रख लेते हैं। आईडी तो मेरे पास अभी है नहीं, तो क्या करो, करंट डेट को रख लो, तो डेट मिल जाएगा तुमको यहाँ पे। डेट के पास एक फंक्शन है, नौ फंक्शन ये सब पढ़ा रखे हैं, जो मिली सेकेंड में उसका टाइम रिटर्न करता था और हमेशा चेंज होगा, हर एक सेकेंड मिली सेकेंड में चेंज होते रहता है, तो फर्क पड़ेगा नहीं, हमेशा यूनिक ही मिलेगा। दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए, टास्क, तो टास्क रख लेते हैं यहाँ पे, या टेक्स्ट रख लोगे, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट कॉलन, जो टेक्स्ट में डेटा मिलेगा वो कौन सा, ये सेट इनपुट वाली डेटा मिलेगा, इनपुट वाली डेटा को वहां पे रख लेते हैं। बन चुका है एक नया टास्क। इस टास्क को क्या करना है, मुझे इस एरे में ऐड करना है ना। एरे में डेटा को ऐड करने के लिए सिखाए थे, फंक्शन याद है किसी को? हाँ, फंक्शंस यहाँ पे जो एपेंड फंक्शन होना चाहिए। क्लोज इंडेक्स, एरे के फंक्शंस, आइटम्स डॉट अपेंड, concatenate filters, find. अच्छा पुश था, उससे ही कर लेते, लास्ट में जो ऐड करना है, आइटम्स डॉट पुश, न्यू आइटम्स, न्यू टास्क, डेटा ऐड हो जाएगा उसमें। अच्छा, इसमें जब डेटा जो ऐड हो जाएगा तो जो वैल्यू को हम ट्रैक कर रहे थे इस बॉक्स में, डेटा भी ऐड हो जाएगा। प्रॉब्लम्स देख ही लेना क्या होगा। इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, इसको प्रिंट भी कर लिया करेंगे। तो जब डेटा ऐड कर ले तो काम करना, लॉग में प्रिंट भी कर देना इसको। तो हम आइटम्स को सीधा प्रिंट कर देते हैं और एरो को प्रिंट करेंगे तो आराम से यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। इंस्पेक्ट में आ जाओ, अभी ढेर सारा एरर होगा पुराना वाला, इसको रिफ्रेश कर लो। डेटा डाले, ऐड पे क्लिक किया, एरे के अंदर में जा चुका होगा, आईडी दे दिया अपना एक, और उसमें क्या किया, नाम भी ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब डेटा ऐड हो गया तो यहाँ पे खाली हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था ना। कैसे खाली करें, खाली तो हुआ नहीं। अब हम जाकर मैनुअली हमको करना पड़ रहा है, गलत बात है। खाली हो जाना चाहिए, जब डेटा ऐड हो गया तो खाली हो जाना चाहिए ना। तो खाली तो हम किए ही नहीं ना, जो हमारा इनपुट डेटा वो तो ऐसे ही है अभी तक, इसको खाली करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें पुश किए तो उसके बाद क्या करते हैं, इनपुट डेटा जो हमारे पास, सेट इनपुट डेटा फंक्शंस को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम ब्लैंक हो जाओ, ये जो फंक्शन बनाए थे उसको खाली कर देते हैं। जैसे ही खाली करेंगे अब सही रहेगा, जो भी लिखना होगा यहाँ पे लिखोगे, ऐड किया खाली हो गया। और इंस्पेक्ट में करोगे तो अभी एरे फिर से प्रिंट किया होगा और ये दोनों डेटा को प्रिंट करेगा। अच्छा, अभी क्या हुआ, पुराना वाला डेटा गायब कर दिया पुश में, क्योंकि रिफ्रेश हुआ तो पुराना वाला डेटा था नहीं वहां पे। तो इसको भी ट्रैक करने के लिए मुझे यूज स्टेट को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो नॉर्मल हो गया, ये जो डेटा था हमारा नॉर्मल हो गया और रिफ्रेश होता तो पुराना वाला गायब हो जा रहा है। इसको यूज स्टेट में डालो, बाकी ठीक ही था। आइटम्स गेरे बनाते हैं, सेट आइटम्स, अब फंक्शंस का नाम ना स्मॉल लेटर से लिखना, काम कर रहा था बट स्मॉल लेटर से लिखना, स्टैंडर्ड यही होता है। और कहीं लिखे थे, सेट आइटम्स इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में डिफॉल्ट वैल्यू कैरे दे देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, आइटम्स हो गया, आइटम में डेटा अगर मुझे डालना है,
जो उसको मत क्रिएट करो, उसको डाटा डाल देते हैं। सेट आइटम, सेट आइटम्स इक्वल टू न्यू डेटा को डाल देते हैं, न्यू टास्क। पुराना वाला तो ट्रैक करें, फिलहाल अभी भी नहीं करेगा वो तो पता है, बट करके देखो क्या हो रहा है अभी। अभी खाली है, ये कर तो रहा है बट यहाँ पे डेटा आ गया पुराना वाला, ब्लैंक आ गया, तो पुराना आ चुका है। तो क्या हुआ इसमें, अभी अब कोई और डेटा डालो, फिर से पुराना वाला गायब हो जा रहा है, हो रहा है ना। तो पुराना वाला गायब हो जा रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करें। तो हम पुराने डेटा को कॉपी करके और नया डेटा को ऐड करके एक नया एरे बना के उसको देने वाले, ऐसा काम करना होगा। और ये हम लोग जेएस में करते थे। जेएस में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग जब बता रहे थे, तो सपोज करो एक एरे है हमारे पास, इसमें कुछ डेटा है 10 20 30 है, मुझे 40 ऐड करना है नया एरे में, और इसका डेटा को भी कॉपी करना है, सपोज करो एक AR बनाना है। तो क्या करते थे हम लोग, 3 डॉट के साथ लिखते थे उस एरे का नाम, ऐसा कुछ किए होंगे, याद होगा। देन ये क्या करता था, उसमें से जितने भी डेटा उसको कॉपी कर लेता था यहाँ पे, और नया जो डेटा डालना है वो नया डेटा डाल देंगे, तो ये एरे बन जाता था। ऐसा हम लोग बनाए हुए थे पहले, याद है ये, इस तरीके से काम किए हुए थे। तो वही काम यहाँ पे भी कर लेते हैं। इसको बोलते हैं नया डेटा तो तुम डाल ही रहा था, उससे पहले क्या करो, जो पुराना डेटा है उसको भी इसमें कॉपी कर लो। कॉपी कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट आ चुका है हमारे पास, न्यू डेटा होगा आइटम्स के अंदर। तो आइटम्स के अंदर से वो सभी डेटा को लेके आ जाए, सभी डेटा को लेके आगे। इसको एक एरे के अंदर डाल दो, और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, हो गया होगा काम। पहली बार में डेटा नहीं आया, एक स्टेप पीछे चल रहा है, रिसेंटली अपडेट किया नहीं इसने। आइटम्स ऐड पे क्लिक करें तो एक स्टेप पीछे चल रहा है, क्योंकि लॉक्स। अच्छा, जब हम आइटम को प्रिंट कर दे रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि आइटम्स मेरा अपडेट हो जा रहा है, लेकिन तब तक मैं प्रिंट करे तो इससे चेंज नहीं कर रहा है, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट ही नहीं कर रहा, इसको कहीं और प्रिंट कर लो, यहीं कर दे रहे हैं। मुझे यहीं डेटा दिखा दो क्या क्या है तुम्हारे पास। एरर्स H1, आइटम्स, फ्रेगमेंटेशन एरर, सभी क्लोज तो है। ओके ओके, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे नहीं प्रिंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, बिकॉज वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स था, ये भी एक प्रॉब्लम है। और लॉक करेंगे तो पुराना डेटा मिलेगा, लॉक को रहने दो, डेटा ऐड हो जा रहा है, तो वैसे यहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी नहीं, पुराना डेटा दिखा दे रहा है।
कंसोल, इसको खत्म करो, रिफ्रेश करो। यस, एक स्टेप पीछे क्यों चल रहे हैं? पुराना डेटा वैसे ऐड हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट शायद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं आइटम्स। अच्छा, आइटम्स लॉग के अंदर में हो, कोई तरीका जो करंट अपडेट्स को दिखा दे। हम कर क्या रहे हैं, एक बटन्स दे देते हैं शो के लिए, वहां से एक्सेस कर लेंगे इसको, सही है। शो और ऑन क्लिक ऑन शो नाम से दे देते हैं फंक्शंस का नाम, यहीं पे बना दो डायरेक्ट एरो फंक्शंस लॉग, वो वाली लॉग मैसेज यहाँ पे डाल देते हैं। पिछला ट्रैक कर नहीं रहा है, सोच रहे हैं ऐसे ट्रैक करवा दो। अभी ब्लैंक है, ठीक है। ऐड शो, ऐड शो, हाँ अब ठीक है। वो जब हम ऐड पे क्लिक कर दे रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ऐड तो कर दे रहा था, पिछला डेटा दिखा दे रहा था। अभी शो बटन से ले लिए, कंसोल पे आ जाते हैं। ये जूम कहाँ से होगा? डेटा डाले, ऐड किए, उसमें ऐड हो गया होगा। शो पे क्लिक किए, एक डेटा है इसमें, एक रैंडम आईडी जनरेट किया होगा टाइम्स के अकॉर्डिंग बताए थे। कंटेंट है हमारे पास, कोई और डेटा डालते हैं। जैसे ऐड पे क्लिक, वो भी डेटा ऐड होगा वहां पे। शो पे क्लिक कर रहे हैं तो डेटा आ जा रहा है क्या? तभी भी ऐड हो रहा था, लेकिन जैसे ऐड करके प्रिंट कर, पुराना डेटा को प्रिंट कर दे रहा था, इसलिए मुझे अपडेटेड नहीं मिल रहा था। कोई और डेटा डाल दो, ऐड किए, 3 डेटा आ चुका है। तो जो डेटा आ रहा है वहां पर भी तो यही होगा, जैसे एक डेटा आया सेम इस तरीके से डेट को भी ट्रैक करेंगे, डेट भी ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? डेटा ऐड कर लोगे। टू डू में बस इतना ही डिफरेंस होगा, जो ये टेक्स्ट होगा इसमें टास्क लिख देना प्लेस होल्डर के थ्रू, प्लेस होल्डर पर रखे हो। देन उसके बाद एक डेट के लिए भी मिल जाएगा। और ऐसा ही ऐड बटन होगा, यहाँ पे ऐड बटन की जगह पे आइकन्स को लगा लेना। और शो बटन्स के जगह हम लोग क्या करेंगे, नीचे में उसका कंटेंट शो करते रहेंगे। और वो जो कंटेंट शो होगा हमारा एक दूसरे कंटेंटर्स के थ्रू, वो कर दे रहे हैं, शो भी कर लोगे। जैसे बटन्स पे अभी कंसोल में शो किए, बटन नहीं देंगे वहां पे, हम डायरेक्ट एक कंपोनेंट बना लेंगे जो एरे एज ए प्रॉप्स एक्सेप्ट करेगा, उसमें से सभी डेटा को यहाँ पे यूएल एल आई के थ्रू शो कर देगा। पीछे किए हुए वैसे शायद, लेकिन प्रॉप्स से पास किए नहीं होंगे। वो भी कर दे। अरे अपना अपना बताओ ना सब, दूसरे की तरफ क्यों देखने लग जाते हो कि कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है। पीछे ये बता रखे थे ना, हम बस ये कर दे रहे हैं एक कंपोनेंट क्रिएट करके, और यहाँ से डेटा पास कर दे रहे हैं। वहां पे कंसोल में हम प्रिंट कर देते हैं, जो अभी नॉर्मली प्रिंट किए कंसोल में प्रिंट कर देते हैं। तुम लोग उसको यहाँ पे प्रिंट करना, वो कर रखे हैं, पीछे बता रखे थे कि प्रॉप से कैसे। तो प्रॉप से बस इस एरो को यहाँ पे पास कर देंगे, जो आइटम्स बना रखे थे। इसी को क्या करते हैं, कंपोनेंट्स अलग बना लेते हैं। मान लो कि एक कंपोनेंट्स बना लेते हैं शो कंपोनेंट्स। शो डॉट जेएसएक्स ही रख देते हैं, फंक्शन बन जाएगा यहाँ पे एक। डिफॉल्ट यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं कि अरे ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग बताए थे, आइटम सीधा एक्सेप्ट कर रहा है, और वहां से इसको हम आइटम्स भेज देंगे। जैसे ही आइटम्स मिलेगा तो ये रिटर्न करने वाला है।
वैसे रिटर्न्स में हम कंटेंट कर देंगे तो वो तो रिटर्न ही कर देगा। अब रिटर्न नहीं, इसमें हम बस लॉग में प्रिंट कर देना कि क्या आइटम्स था नहीं था, यही काम वहां पे कर रहे थे। या चाहो तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको अब कॉल कर लेते हैं, बटन्स को नहीं, शो को कॉल कर लेते हैं। शो आ गया होगा इंपोर्ट, हाँ हो चुका है। शो को क्लोज कर देते हैं। कुछ लिखना है, नहीं लिखना उतना नहीं है कुछ। वो बटन्स वहाँ डाल देंगे। शो पे कुछ लिखना नहीं है, बस यहाँ से आइटम्स को पास करना है। आइटम्स ही नाम दे देते हैं और इसमें आइटम्स को पास कर देते हैं। प्रॉप्स ऐसे ही पास करते थे ना, ये प्रॉप्स पहुंच जाएगा उस पर और ये उसको प्रिंट करेगा। तो आइटम्स मिलेगा लेकिन कोई बटन्स तो देना पड़ेगा। तो इसको हटाओ और रिटर्न में लिख देते हैं वो बटन जो कॉपी किए हुए थे बटन्स। हाँ ठीक है, आ गया होगा, अभी भी सेम ही होगा। डिजाइनिंग सेम ही होगा, वही 100 बटन्स दिख रहा होगा बिकॉज यहाँ पे हम उसी को कॉपी पेस्ट कर दिए थे। चेंज है ना, हाँ कंपोनेंट्स हमारा बन चुका है, बस उसी को डिवाइड कर दिया। कंसोल में डेटा यहाँ पे डाले, ऐड पे क्लिक किया और शो पे क्लिक किया तो आइटम शो होने लगा। बस इसी को अगर यहाँ पे आ गया हम डायरेक्ट प्रिंट कर दिए तो बता रखे थे मैप के थ्रू ये काम कर सकते हैं, मैप के थ्रू ये काम कर सकते हैं। अब इसके आगे जरूर कर लेना, नहीं तो अब इसके आगे बन ही जाएगा फिर कंप्लीट। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़े तो बन ही जाएगा फिर। हुक्स में हम लोग कल बस काम करना शुरू कर दिए थे, पढ़े नहीं थे थ्योरेटिकली कि था क्या यूज स्टेट। तो कंप्लीट करते हैं, आते हैं पीपीटी की तरफ। सत्यम थोड़ा पढ़ो तो, बहुत दिन से तुम पढ़े नहीं हो कुछ। कल ही खत्म कर दी थी ये सब, ऑनलाइन में होगा तो शायद थोड़ा कम भी समझ आया होगा। पढ़ो समझ आ जाएगा। अच्छा हुक्स क्या आता है, फंक्शन ही था क्या? कल भी हम लोग जो बनाए थे अपना एक फंक्शन ही बनाते थे, एक फंक्शंस बनाते थे, जैसे माई यूज स्टेट के नाम से एक फंक्शंस बनाया था, वो रिटर्न कर देता था एरे। तो एक फंक्शंस है वही लिखे हैं बस, आगे बढ़ो। कल इसके बारे में डिस्कस किए थे कि पहले क्या होता था, जो स्टेट्स मैनेजमेंट की कहानी होती है, स्टेट मैनेजमेंट होता था, जो डेटा हम लोग का डायनेमिक डेटा हैंडल होता था वो क्लास के थ्रू होता था। क्लास कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किए थे कि क्लास कंपोनेंट में ये सब चीजें करते थे। बट क्लास कंपोनेंट से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए, बट पसंद हम लोग को फंक्शनल कंपोनेंट कर रहा था। तो रिएक्ट का जो ये वर्जन था 16.8, इस वर्जन में हुक्स नाम से एक कॉन्सेप्ट को लेके आया। और हुक्स भी क्या है, एक फंक्शन ही, एक नॉर्मल फंक्शन ही है, जिसके थ्रू जो क्लास कंपोनेंट में हम लोग मैनेज करते थे डेटा को डायनेमिकली, वो मैनेजमेंट हम लोग हुक्स के थ्रू फंक्शनल कंपोनेंट में करने लगे। ये डिस्कशन करके तो भैया मेंशन किए थे। जो हुक्स होता था, हुक्स का काम क्या होता है, जैसे हुक अगर हम लोग नॉर्मल रियल ऐप में देखें तो रियल ऐप में हुक का क्या काम होता है, कनेक्ट करना। यहाँ पर भी जो हुक का काम होगा वो कनेक्ट करना होगा। कुछ भी कनेक्ट करेगा वो किसके साथ, तो कंपोनेंट के साथ। जो हमारा कंपोनेंट होता है रिएक्ट में उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए यूज करते हैं। वही चीज यहाँ पर भी कर रहे थे, यहाँ से पढ़ना।
life cycles or context from a functional component. That's why they are called hooks because they connect your functions component to their features. ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे डायरेक्ट यूज स्टेट की तरफ। बहुत ज्यादा हम यूज स्टेट के बारे में लिखे नहीं थे, कुछ खास हमको मिला ही नहीं लिखने के लिए। यूज स्टेट एक फंक्शनल कंपोनेंट, यूज स्टेट क्या है, एक हुक्स है जो हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करेंगे। किसके लिए, तो स्टेट को मैनेज करने के लिए, स्टेट वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए। कैसे यूज करते थे, तो पहले इंपोर्ट करना पड़ता था। इंपोर्ट कैसे करना है, नहीं करना है, जान चुके थे हम लोग। और अगर हमको यूज स्टेट को यूज करना है तो एक फंक्शन है तो उस फंक्शन को कॉल करते थे, और हमेशा क्या करते थे, एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देते थे। किस टाइप का रखना है, जैसे अभी एरे रखना था तो एरे पास कर देते, ऑब्जेक्ट रखना होगा तो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, डेटा रखना होगा कोई नंबर्स तो जीरो पास कर देते। स्ट्रिंग में जैसे अभी हम लोग पास कर देते ब्लैंक स्ट्रिंग, सिंगल कोटेड डबल कोटेड, जेएस में वही होता है, उसको पास कर दिए थे। और वहां से रिटर्न करता था करंट वैल्यू को, और देन एक फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग अपडेट करते थे। ये दोनों चीजें करके देखे थे हम लोग, इसको हैंडल कर रहे थे। फिर जब यूज करना था तो यूज करके देखिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यूज इफेक्ट की तरफ, इसको देखते हैं क्या होता है। अभी हुक्स ही चलेगा, और जितने भी हुक्स होंगे सबका नेम स्टार्टिंग में यूज से शुरू होगा। तो जब भी रिएक्ट में यूज से शुरू होगा कोई भी चीज तो समझ आना ये हुक है, ये सब के सब हुक्स है। अगर नहीं भी आते रहेगा तो हुक्स के बारे में बोलना शुरू कर देना। अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें यूज से शुरुआत होगा और तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, हुक्स के बारे में शुरू कर देना कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, इंटरव्यू में बचने का तरीका बता रहे, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अब एग्जाम देने बैठे होगे तो कॉपी में कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो हुक्स के बारे में शुरू हो जाना जब भी यूज मिले। तो ऐसे ही यूज इफेक्ट मिल रहा है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है यूज स्टेट के कंपेरिजन में, थोड़ा सा ये हार्ड है। इसको समझते हैं कि आखिर क्या करें। जैसे हम लोग जेएस जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, हम लोग एपीआई से डेटा फैच करने के लिए सीखे थे। आसान होता था, एक फैच फंक्शंस मिलता था, उससे डेटा फैच कर लेते थे, बहुत नॉर्मल था। जेएस का कहानी अलग था, वहां पे हम नॉर्मली कर लेते थे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट तो डेटा कुछ भी नहीं लेंगे, हमेशा एपीआई से ही फैच करेंगे। बिकॉज जो डेटा होगा, अभी जब कोई बैकएंड्स जिसका भी क्लास हुआ है, बैकएंड्स में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फाइल बनाया करते थे। नॉर्मल फाइल्स तो यहाँ पे हम बनाएंगे नहीं, रिएक्ट का अपना एक सर्वर पे चलता है, अपना पोर्ट नंबर है, सारा चीज अपना है, इसका एज ए सर्वर वर्क करता है। स्टॉप करोगे सर्वर वर्क होगा। तो जो दूसरा एप्लीकेशन होता है वो भी सर्वर पे चल रहा था, जो बैकएंड्स का एप्लीकेशन होता है वो भी सर्वर पे चल रहा था, उसका एक अलग पोर्ट नंबर था। अब इन दोनों में जब कनेक्ट करना होगा तो हमेशा मुझे डेटा जो फैच करना होगा वो एपीआई कॉल्स के थ्रू ही करना होगा। डेटा जब भी फैच करना होगा एपीआई कॉल से ही करना होगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके डायरेक्ट रिएक्ट का फाइल बनाना शुरू करेंगे और कंपोनेंट्स बनाएंगे शुरू हो जाएगा, नहीं। रिएक्ट का एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे उसके थ्रू, और वो होगा एपीआई कॉल्स के थ्रू। इसका फायदा क्या होगा, एक बार अगर हम बैकएंड्स बना लेंगे ना, जैसे अगर मान लो किसी भी लैंग्वेज से बना लो, जावा पाइथन या जावास्क्रिप्ट से ही, किसी से भी एक बार अगर बैकएंड्स बना लिया ना और एपीआई की फंक्शनलिटी दे दी, तो सेम बैकएंड्स के साथ हम मोबाइल ऐप को भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने वेब ऐप को भी कनेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि मैक के एप्लीकेशंस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इससे फायदा होगा ना कि हमें बार बार बैकएंड सबके लिए सेपरेट तो नहीं लिखना पड़ेगा। बट जो तरीका हम लोग यूज कर रहे थे कि एक HTML फाइल बनाओ, CSS फाइल बनाओ, JS फाइल बनाओ, क्या उसमें ट्राई करो, सोचो तो क्या हम वो फीचर्स दे रहे थे कि कोई अपना अगर मोबाइल से कनेक्ट करना चाहे तो मोबाइल से कनेक्ट कर ले? नहीं, ऐसा तो नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ वेब एप्लीकेशंस के लिए था, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। रिएक्ट JS सीखने के बाद तुम लोग वेब एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ जाए इसके बाद, तो विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर में रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो, जिसके थ्रू हम लोग वेब मोबाइल ऐप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 दिन के अंदर वो हो जाएगा, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। बस फर्क ये रहेगा कि जैसे इसका डिजाइनिंग हम लोग कर रहे हैं तो डिजाइनिंग वेब एप्लीकेशंस को ध्यान में रख के कर रहे हैं, उसका जो डिजाइनिंग होगा मोबाइल ऐप को ध्यान में रख के हम करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं हुआ। वहां पर भी मुझे डेटा फैच करना होगा, तो इसलिए क्या किया गया, इन सब चीजों को सेपरेट ही रख दे कि क्यों ना हम इसको सेपरेटली काम करें, और जिसके साथ कनेक्ट करना होगा करेंगे। किसी को पाइथन के साथ करना होगा तो एपीआई कॉल पाइथन के पास भेजेगा, किसी को जावा के साथ करना होगा तो जावा के पास भेजेगा, किसी को नोड जेएस करना है तो नोड के पास भेजेगा। किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे ना, वो बेटर है।
तो वहां पे मुझे एपीआई को कॉल करना पड़ता है। एपीआई को जो कॉल करेंगे तो कब कॉल करना है नहीं करना है ये भी डिसाइड करना होगा। अक्सर अगर हम देखें नॉर्मली सोचे तो जैसे ही मेरा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा उसी टाइम पहला कॉल होना चाहिए एपीआई का। डेटा आएगा तभी तो शो करेंगे, एक ही बार कॉल होना चाहिए। कभी कभी मुझे नीड होगी कि अगर मान लो कि हम अपडेट किए अपने प्रोफाइल को, सपोज करो अपने प्रोफाइल का डेटा फैच किए एपीआई के थ्रू, शो कर दिया यहाँ पे, और क्या हुआ कि हम अपने प्रोफाइल को अपडेट किए, सपोज इमेज ही अपडेट किए, तो वो अपडेट कहाँ, बैकएंड्स की तरफ जाना चाहिए। बैकएंड भी जाके अपडेट होगा नहीं, यहाँ तो अपडेट होगा नहीं, तो डेटा को फिर से बैकएंड की तरफ भेजना पड़ेगा। भेज दिए। अगर अपडेट बैकएंड में हो चुका है डेटा तो मुझे वो अपडेट्स फिर यहाँ पे शो होना चाहिए, हाँ या नहीं। सपोज करो अपने प्रोफाइल का इमेज चेंज की हो, तो इमेज चेंज की हो तो इमेज का जो डेटा था वो डेटा वैसे सेव करेंगे डेटाबेस में, कैसे सिखा रखे हैं, तो वो डेटा इमेज का पहुंचा बैकएंड्स में, डेटाबेस में सेव हो चुका, तो वो अपडेट्स मुझे यहाँ पर शो भी तो होना चाहिए ना। इमेज सपोज करो इमेज चेंज की तो शो भी होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो मुझे फिर से एपीआई कॉल करना पड़ेगा या नहीं, अगेन एपीआई कॉल होगा, हाँ या नहीं। तो एपीआई कॉल फिर से होगा, तो कब एपीआई कॉल करना है नहीं करना है मुझे मैनेज तो करना पड़ेगा। अब कितना ध्यान रखेंगे, अभी छोटा सा एप्लीकेशन में इतना ध्यान रखना पड़ रहा है, बड़े एप्लीकेशन में तो और ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पे मुझे क्या नीड होती है कि किस किस वेरिएबल्स पे हम डिपेंडेंट रहे, कि क्या क्या चीजें चेंज हो तो मुझे ये एपीआई कॉल कर देना, या ऐसा कोई फंक्शनलिटी जो ये चेंज हो तो इसके बाद ये करना है, अगर ये चेंज नहीं होगा तो ये नहीं करना, ऐसा करना है। जैसे रीरेंडर की ही कहानी आई थी, यूज स्टेट में क्या देख रहे थे, जब भी उसका कंटेंट चेंज होता था यूज स्टेट उसको रीरेंडर कर देता था, और रीरेंडर करने से मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलता था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी वो सारा काम फिर से करना होगा, जैसे एपीआई कॉल फिर से करेगा, फिर से जो न्यू डेटा होगा उसके साथ फिर से रीरेंडर करना होगा, ये सारा काम करना होगा। हाँ, तो इस पे क्या करना होगा, किसी न किसी वेरिएबल्स पे डिपेंड होना पड़ेगा, और ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए ही यूज इफेक्ट आया, और यूज इफेक्ट को यूज करेंगे। अभी डायरेक्ट हम एपीआई को कॉल करना नहीं शुरू करेंगे, पहले यूज इफेक्ट को समझेंगे, कैसे लिखना है, कैसे यूज करना है, नहीं करना है। यूज इफेक्ट जब समझ आ जाएगा तो उसमें कहाँ एपीआई को कॉल करेंगे, कैसे डिपेंडेंट करेंगे कि किसी अपडेट पे कैसे एपीआई फिर से कॉल हो, फिर से डेटा चेंजेज हो, वो देखेंगे। वो बाद की बात होगी जब हम लोग फाइनली सीखने के बाद प्रोजेक्ट्स पे आ जाएंगे। उसमें इसी में यूज इफेक्ट का कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ एपीआई से डेटा फैच करके काम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली उसका सिंटैक्स समझेंगे कि कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, डिपेंडेंसी कैसे ऐड करते हैं नहीं करते। क्लियर, सिंटैक्स देखे, यूज इफेक्ट का काम समझ आ गया। नॉर्मली एपीआई का दिखा है, ऐसे ही डोम मैनिपुलेशंस में होता है, कोई भी चीज अगर मैनेज करना नहीं करना, जैसे टाइमर फंक्शंस बनाना बहुत अच्छा एग्जांपल्स है, टाइमर्स के थ्रू देखेंगे। अगर टाइमर बनाना है तो हर एक टाइम चेंज होने पे देखना पड़ेगा मुझे, तो उसको हम लोग यूज इफेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। पहले तो बिना यूज इफेक्ट करके दिखाएंगे, फिर यूज इफेक्ट से करके दिखाएंगे क्या डिफरेंसेज होगा नहीं होगा। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्स का टाइटल सपोज करो मुझे बदलना है, तो कब बदलना नहीं बदलना, हमेशा तो नहीं बदलना है, एक पर्टिकुलर हो सकता है किसी पे हम डिपेंडेंट है, इसके चेंज होने पे हो जाए, तो वो सब हम क्या कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड होने के बाद रेंडर करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैनेजमेंट किसके थ्रू करेंगे, यूज इफेक्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, या नाम इसका यूज इफेक्ट इसलिए क्योंकि इसका जो काम होता है ना वो साइड इफेक्ट को मैनेज करना होता है। साइड इफेक्ट मतलब क्या, कुछ चेंजेस हुआ तो फिर से रीरेंडर करना है। डन। कैसे यूज करेंगे नहीं करेंगे उससे पहले हम क्या दिखाना चाहेंगे, एक बार इसका सिंटैक्स देखना चाहोगे। सिंटैक्स क्या है नहीं बताया क्या, कि चाहे यूज इफेक्ट हो कि यूज स्टेट हो, कोई भी हो, जो भी यूज से स्टार्ट हो रहा है वो सब क्या है, कंपोनेंट्स हैं, ये हुक्स है। और हुक्स हमेशा एक फंक्शंस ही है, यहाँ पे हुक्स का एक फंक्शंस है, तो कॉल करेंगे इस फंक्शंस को, तो नॉर्मल कॉल करेंगे। रिटर्न क्या करेगा नहीं करेगा उसको जाने दो, वैसे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, नन रिटर्न कर रहा है। जब इसको कॉल करेंगे तो इसको चाहिए क्या, इसको एक फंक्शन चाहिए। क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए। इसको दो पैरामीटर्स चाहिए, पहला में पैरामीटर्स चाहिए एक फंक्शन, कि भाई करना क्या है, क्या करना है नहीं करना, उसको एक फंक्शन चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज चाहिए इसको डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी का क्या मीनिंग है, ये डिपेंडेंसी का मीनिंग है किसके चेंज होने पे मुझे इस फंक्शन को फिर से कॉल करना है, किसके चेंज होने पे मुझे इस फंक्शन को फिर से कॉल करना है। जैसे अभी एग्जांपल्स दे रहे थे एपीआई कॉल का, तो इस फंक्शंस के अंदर में वो एपीआई कॉल वाली कहानी लिखेंगे। ठीक है, अभी वो रिटर्न क्या लिखे, रिटर्न को जाने दो, यहाँ पे इस फंक्शंस के अंदर में एपीआई कॉल का लिख देंगे। और हम क्या करेंगे, जैसे हम अपने प्रोफाइल पिक्चर्स या उसका एक वेरिएबल्स बनाए होंगे,
वो वेरिएबल्स में चेंजेस होती है कुछ भी, तो वो चेंजेस के साथ इसको फिर से कॉल कर लो। देख लो डिपेंडेंट हो पा रहे क्या, वही डिपेंडेंसी यहाँ पे एज ए एरे देंगे। एरे इसलिए बिकॉज हो सकता है कि मुझे मल्टीपल्स डेटा पे डिपेंडेंट होना पड़े, जिसे प्रोफाइल पिक्चर्स पे डिपेंड हो, ऐसे हो सकता है नेम पे भी डिपेंड करना पड़े, अलग अलग कंटेंट पे डिपेंड होना पड़ सकता है ना। तो किस किस पे डिपेंड होना है, उन सभी को हम एज ए एरे पास कर देंगे, और जितना भी यहाँ पे पास करेंगे उसमें कोई भी चेंज होगा तो इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद कभी कभी मुझे क्लीन अप एक्टिविटी भी करना होता है। तो क्लीन अप एक्टिविटी कि मान लो कि अगर इसको, जैसे हमारा काम खत्म हुआ, कोई भी चीज रेंडर कर दिए वो हो गया, तो अगर फिर से री रेंडर करेंगे तो पहले वो हटने वाला है। अगर री रेंडर करते हैं तो पहले पुराना हट जाता है ना। तो हटते समय कुछ करना है क्या, क्लीन अप एक्टिविटी कोई करना है क्या, देखेंगे क्या हो सकता है क्लीन अप एक्टिविटी। नहीं, कि अगर रिमूव हो रहा है, तो रिमूव हो रहा है तो उस टाइम क्या करना है, नहीं करना, तो कुछ करना है क्लीन अप एक्टिविटी करना है, तो वो लिख देंगे हम लोग रिटर्न के अंदर में। अच्छा, ये जो रिटर्न है वो जो फंक्शंस पास कर रहे हैं उस फंक्शंस का रिटर्न है। ठीक है, पहचान जाओगे। अभी ऊपर में तो लिख ही रखे हैं क्या होगा क्लीन अप एक्टिविटी। अब जरा समझते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा था, नहीं कर रहा था। पहला इसको क्या चाहिए, दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करेगा ये। फर्स्ट में क्या, फंक्शंस, सेकंड डिपेंडेंसी, किसके चेंजेस होने पे मुझे करना। तो पहला इसको चाहिए एक सेट ऑफ फंक्शंस की क्या है, नहीं है, तो एक फंक्शंस दे देंगे, जो भी हमको यहाँ पे काम करना नहीं करना उस फंक्शंस के अंदर में लिख देंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वो एग्जीक्यूट पहली बार होगा कि कितनी बार होगा, कब इसको चेंज करना नहीं करना, ये डिपेंड्स किस पे करेगा, डिपेंडेंसी पे। जब भी डिपेंडेंसी चेंज होगा ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, सेकेंड जो था हमारा डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे में क्या था, अब वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं हमारे पास, तीन ऑप्शन है। पहला एम्प्टी एरे दे दोगे, खाली एरे दे दोगे, ब्लैंक। दूसरा कुछ दो ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है हम नहीं दे। तीसरा हो सकता है किसी वेरिएबल्स का नाम दे दोगे। यही तीनों ऑप्शंस हो सकता है ना। पहला कुछ नहीं दोगे, दूसरा एरे दे दोगे जिसमें कुछ नहीं होगा, और तीसरा कुछ उसमें वेरिएबल्स दे सकते हैं। तीनों केस में तीन मीनिंग होता है, उनको समझते हैं क्या क्या होगा। अगर एम्प्टी एरे दिए, इसका मतलब हुआ कि उसमें जो हम काम दिए होंगे उस फंक्शंस के अंदर में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रन होगा जब पहली बार हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। पहली बार जब रेंडर होगा तो पहली बार उस फंक्शंस को भी कॉल करेगा। अब सपोज करो कोई एपीआई को कॉल करना है, मुझे पता है कुछ अपडेट नहीं होने वाला है, तो पहला कॉल ही सिर्फ चाहिए, एक ही बार कॉल करना। तो उसमें क्या करेंगे, जो डिपेंडेंसी में ब्लैंक रह देंगे। तो उस केस में क्या होगा, हम कुछ भी करेंगे अपने एप्लीकेशंस पे, अपने वेब एप्लीकेशंस पे, कभी भी ये दोबारा उस फंक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करेगा, फर्स्ट टाइम। ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, खाली छोड़ दोगे। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, खाली छोड़ देंगे। अगर खाली छोड़ दिए तो वो क्या होगा, जब भी कुछ भी चेंजेस होगा पूरे प्रोजेक्ट में, कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस होगा, जैसे यूज स्टेट हम लोग बना रखे थे, काउंट बना रखे थे, काउंट में भी चेंज होगा तो इसको फिर से रन कर देगा। मतलब अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे है कि कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस हो रहा है इसको एग्जीक्यूट कर दो, तो उस टाइम खाली छोड़ देंगे। कोई और भी चेंज होगा इसको री रेंडर कर देगा। ठीक है, इसको फिर से एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर। और एरे में अगर हम किसी का दे देंगे डिपेंडेंसी, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। जब कोई इस दोनों में से चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर, बना ले कि यूज इफेक्ट। फिर रिटर्न के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी उतना मैंडेटरी नहीं है, देखते हैं उसको। उसी में बना ले, अभी जो बना रहे थे बुक्स वाले में। तो इसमें आ जाते हैं हम लोग कंपोनेंट्स मेन डॉट जेएसएफ ऐप डॉट जेएसएफ। इसको कमेंट कर देते हैं जो पुराना था। वैसे तो इससे भी कर सकते हैं, इसी से कर देते हैं, इससे भी कर सकते हैं। और क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, एक यूज इफेक्ट बना ले, एक यूज इफेक्ट बना ले। तो एक नॉर्मल फंक्शन से बना तो सकते ही है, तो यहाँ रिटर्न के ऊपर बना लेते हैं, ऊपर बहुत सारा कुछ बना रखे हैं। यूज इफेक्ट मिला। यूज इफेक्ट क्या, एक फंक्शन है, इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, जैसे यूज स्टेट इंपोर्ट किया, इसको भी कर लिए। इस फंक्शंस को अगर कॉल करेंगे तो क्या क्या बताए थे, पहला इसको क्या चाहिए था, एक फंक्शन चाहिए था। वैसे फंक्शंस में आ जाए, अगर आर्गुमेंट फंक्शंस ही पास करते तो उसको कॉल बैक फंक्शंस बोलते थे। और दूसरा क्या चाहिए था, डिपेंडेंसी। यही दोनों चाहिए था ना। हाँ, तो दे देते हैं ना, एक फंक्शन चाहिए, और हम लोग को तो पसंद पड़ता है ये एरो फंक्शंस। बना दिए एरो फंक्शंस।
ये यहाँ से यहाँ तक फंक्शंस का स्कोप हो गया, तो इसके बाद कॉमा डाल देते हैं। डिपेंडेंसी में एरे चाहिए था। अच्छा, अगर एरे दी है तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे कॉल होता था। अभी देखे थे कि अगर एरे देंगे तो सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे कॉल होगा, और अगर यहाँ पे हम कोई डिपेंडेंसी ऐड करना चाहे तो डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, हाँ तो सिर्फ मैसेज दे देते हैं, लॉग में तो दे ही सकते हैं, कुछ भी मैसेज दे दो, सपोज करो हाई प्रिंट कर रहा है। यूज इफेक्ट, कहीं किसी पे डिपेंडेंट नहीं किया, सिर्फ बोले कि फर्स्ट रेंडर पे कॉल करना, और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हो चुका है, कुछ भी नहीं किए, एक बार कंसोल में आके देखो तो हाई प्रिंट किया क्या, बोलोगे तो सर गड़बड़ हो गया, दो बार प्रिंट किया, दो बार प्रिंट किया। तो दो बार क्यों किया इसको जाने देना अभी हाँ 2 बार जरूर होगा। अगर इसको हटाना चाहोगे तो वहां पे रिस्ट्रिक्ट मोड बताए थे main.jsx में, रिस्ट्रिक्ट मोड को अगर हटा देंगे तब वो 2 बार नहीं करेगा। इसका क्या मीनिंग है, नहीं मीनिंग है अभी तक समझे नहीं है रेस्ट्रिक्ट मोड का, स्ट्रिक्ट मोड का। तो स्ट्रिक्ट मोड को जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा इसका क्या मीनिंग है, नहीं है। फिलहाल तो अभी रहने दो, इसको हटा दोगे तो वो एक ही बार रेंडर होगा, ये ध्यान रखना बस। तो 2 बार हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट पे ही होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए स्ट्रिक्ट मोड में फिर से कर देता है। आउटपुट आ चुका है, नहीं अब इसमें कोई डेटा डालते हैं, ऐड किए, शो किए, कंटेंट्स हुआ, फिर से रेंडर तो नहीं किया ना उसको, यूज इफेक्ट वाले फंक्शंस को फिर से कॉल तो नहीं किया, जबकि कंटेंट हम चेंज किए हैं यहाँ पे, हाँ या नहीं, चेंज किए। अगर सपोज करो यहाँ पे हम एरे नहीं देते, अभी ब्लैंक है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, अब थोड़ा इसको फिर से कॉल कर लो या रिफ्रेश कर लेते हैं। कॉल हो चुका है, इसमें कंटेंट डालते हैं, देख रहे हो ऑन हैंडल, वो भी तो अपडेट हो रहा था, इसके अपडेट पे भी वो कॉल हो रहा है, जब ऐड कर रहे हैं फिर से कॉल होगा। हुआ क्या, हर एक बार वो कॉल कर रहा है अपने आप को, क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं किए। तो जब जब रेंडर होगा तब तब कॉल करेगा, शो करेंगे तो फिर से अगर कोई इवेंट होगा तो फिर से कॉल करेगा। इसमें इवेंट नहीं था शायद, अगर कोई डेटा चेंज होगा तो वो जरूर कॉल करेगा। कर रहा है क्या, तो जब हम यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी यूज इफेक्ट में नहीं देंगे तो जो भी उसके अंदर में फंक्शंस पास किए वो फंक्शंस हर एक रेंडर पे एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा कुछ चाहते हैं कि हर एक रेंडर पे कॉल हो, तो डिपेंडेंसी नहीं देंगे। अगर ब्लैंक एरे दे देंगे तो क्या होगा, एम्प्टी एरे दे दी तो फर्स्ट टाइम बस होगा। इसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर आइटम्स में कोई डेटा चेंज हो तो करना, तो आइटम्स का डिपेंडेंसी यहाँ पे बस आइटम्स को लिख दोगे, आइटम्स में अगर डेटा चेंज होगा तो तुम प्रिंट करना, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, डिपेंडेंट कर दिए उस पर। चलो बस इसको अब रिफ्रेश कर लो एक बार। पहली बार हो चुका है, अभी अगर इसमें हम डेटा डाल रहे क्या चेंजेस हुआ, डेटा तो चेंज हुआ होगा, वहां पे रीरेंडर हुआ हमारा कंटेंट, ये रीरेंडर हुआ, बट यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे देखो हुआ, क्यों, बिकॉज ऐड वाले पे हम डिपेंडेंट कर रखे थे कि जब जब ऐड होगा तब तब तुम इसको कॉल कर लेना। तो क्या हम लोग जब एपीआई कॉल करेंगे उसको जब जब चाहे कॉल करने के लिए कॉल कर सकते हैं, वो भी हम किसी एक को टारगेट करके, दूसरे को भी टारगेट कर सकते हो, वो डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे एरे है तो एरे में जिसको चाहे दे सकते हो। समझ आया यूज इफेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे हम लोग। यूज इफेक्ट में क्या चाहिए, इसको एक फंक्शन चाहिए, और वो फंक्शन कब कॉल करना है नहीं कॉल करना है, वो फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी एरे दे देंगे। वो डिपेंडेंसी एरे डिपेंड कराएगा कि क्या कब इसको एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार करना है, नहीं करना है। यहाँ तक समझ आ चुका है, कोई दिक्कत। तो यूज इफेक्ट को अब अगले दिन देखना, क्लीन अप फंक्शंस को कैसे करेंगे नहीं करेंगे।